नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 जेंडर और परिवार। लास्ट क्लास में हमने जेंडर और सेक्स इन सब के बारे में समझा था, यानी कि लिंग के बारे में। ठीक है, तो आज की इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे जेंडर और परिवार, और यूनिट 5 जहाँ से स्टार्ट होती है इसका नाम है परिवार और विवाह। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सारे के सारे चैप्टर के। चलो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। परिवार की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ फैमिली, नारीवाद कैसा है, फेमिनिज्म, परिवार का नारीवादी अध्ययन, घरेलू हिंसा, विवाह भी होगा इसके अंदर, विवाह कितने प्रकार के हैं वो भी होगा, विवाह के संबंध नारीवाद के सिद्धांत क्या हैं, और तलाक पे गए चैप्टर यानी कि यूनिट जो है ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक बार प्रस्तावना की रीडिंग आप ज़रूर करना सेल्फ किताब की। हम उद्देश्य को देखते हैं, उद्देश्य इसके क्या क्या लिखे हैं। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य होंगे कि आप परिवार की प्रकृति को समझ पाएंगे और उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, भारत में विवाह के विभिन्न प्रकार का वर्णन कर सकें। ठीक है, भारत में कितने कितने प्रकार के विवाह होते हैं इनके बारे में आप अपनी खुद की एक एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। ओके, और भारत में परिवार और विवाह की संरचना के अंतर्गत अधिनिष्ठ और पदानुक्रम यानी कि कौन बड़ा है उसके ऊपर ये पदानुक्रम यानी सीरीज होता है इसके ऊपर, इसकी भी आप आलोचना कर पाएंगे। ठीक है, जैसे शादी हो रही है लड़का और लड़की तो इनकी स्वयं सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे अंदर कुछ हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारा स्वयं का डिसीजन कोई और ले रहा होता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप आलोचना कर पाओगे। हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन सोसाइटी को अच्छे से समझना चाहिए। ओके, चलिए, जैसे पहले के चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग थे सारे के सारे, ये पूरी बुक ही इंटरेस्टिंग है भाई। ओके, जिसको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है तो भाई वो तो पास हो ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं, कॉमन सेंस रखना अपने अंदर, समाज की हो जाओगे पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे से आपको पढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर पढ़ें। चलो, इसमें लिखा है परिवार की प्रकृति और उसके प्रकार। सॉरी, प्रकार नहीं है ये, प्रकार्य है, ये प्रकार्य फंक्शंस बोलते हैं इसको। चलो, इसमें लिखा है परिवार की प्रकृति और उसके प्रकार। अगर इस पूरे टॉपिक को आराम से पढ़ना चाहते तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पढ़ूंगा। इसमें ना देखो, शॉर्ट में अगर बताया था, ये बोला गया है कि हम जब अपनी एक फैमिली के अंदर रहते हैं, ठीक है, जब तक हम अपने फैमिली के अंदर रहते हैं और अपने माँ बाप का पूरी तरीके से हर एक बात का और उनके बनाए गए सभी नियमों का, ठीक है, जिस समाज में हमारा परिवार रहता है और अपने माता पिता के हर बात का अगर हम पालन करते रहते हैं, ठीक है, बिना विद्रोह करके हर चीज़ उनकी एक्सेप्ट करते हैं, तो वो घर हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। हमें हर चीज़ की सुविधा वगैरह दी जाएंगी, है ना। और वहीं पर अगर आप कुछ ऐसी बात कर दो जो उनके समाज और उनके नियमों के विरुद्ध है, वहीं पर वो अपना असली रूप दिखा देंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ऐसे कह सकते हो, जैसे कि हर बेटा वो कहता है कि जैसे कि हर बेटा ये कहता है कि मैं अपने घर का क्या हूँ, राजा हूँ। ठीक है, और ऐसी हर लड़की अपने घर में क्या कहती है, मैं अपने मम्मी पापा की रानी हूँ, है ना। होता है, होना भी चाहिए। ठीक है, वहीं पर अगर बेटा ये कह दे कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, उससे नहीं जिससे मेरे माँ बाप कहते हैं, ठीक है, वहीं पर ये लड़की ये बात कर दे, तो वो अपने माँ बाप का असली रूप देख पाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वहीं पर हम जो हमारी फैमिली के जो रिएक्ट है, बिहेवियर है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, सडन चेंज हो जाएगा, और ये सडन चेंज हिंसक भी हो सकता है। इसके बारे में ये सारी बातें बोली गई हैं। प्लीज़ मेरी बात को कोई भी नेगेटिव ना ले, ठीक है, सॉरी, लेकिन इस चीज़ को समझो। अभी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। आराम से हम इसको पढ़ते हैं जो इसमें लिखा गया है। चलो, और कमेंट भी करना भाई आप सब। चलो, दुनिया भर में किए गए तमाम अध्ययनों ने परिवार की प्रकृति और उसके प्रकारों पर विस्तार से लिखा है। ठीक है, दुनिया भर में किए गए तमाम अध्ययनों ने परिवार की प्रकृति और उसके प्रकारों पर विस्तार से लिखा है। और इस वर्ड का जो मतलब होता है, मैं इस वर्ड का आपको मतलब बताता हूँ। सामाजिक व्यवस्था और संतुलन या फिर समाज में संगठन बनाए रखने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका
अदा करते हैं, ठीक है, उनको हम प्रकार्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि समाज में जो एक रूल, एक सिस्टम बना गया है, उसको पूरी तरीके से उसी हिसाब से चलाते रहना। मैं फिर से कहता हूँ, चलो दूसरी तरीके से कहता हूँ। जब समाज के सदस्य अपनी स्थिति के अनुरूप समाज के सदस्यों के कार्यों का संपादन करते हैं तो समाज में संतुलन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, जैसी सोसाइटी का बिहेवियर है वैसी ही सभी परिवार में भी बिहेवियर होना चाहिए, और जिससे समाज में एक संतुलन बना रहता है, बस। और इस वर्ड को आप चाहो तो गूगल करके भी इसकी मीनिंग समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन अध्ययनों में अधिकांश एक सामाजिक संस्था के तौर पर परिवार की सार्वभौमिकता पर जोर दिया गया है और अपने सदस्यों को समाजीकरण, सहायता, स्नेह और संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है भाई। ये अध्ययन परिवार को एक समतावादी स्थल और अन्यथा असुरक्षित और हिंसक संसार में एक सुरक्षित स्थल के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, जहाँ सभी सदस्यों को समान संरक्षण और स्नेह मिलता है, ठीक है ना भाई। ये सारी चीज़ें इसमें बोल दी है। अगर हम सारी चीज़ नियम से चलते हैं तो हमें बिल्कुल सारा प्यार मिलता है, सब कुछ। और यहाँ पे और भी स्टडी ऐसी की गई है, ऐसे भी अध्ययन हैं जो परिवार की इस एकांगी का मतलब होता है यहाँ पे वन साइड। इस वर्ड का जो मतलब है, इस वर्ड का मतलब होता है वन साइड, ठीक है। इसका एक तरफा समझ को चुनौती देते हैं, ठीक है ना। ऐसे अध्ययन मुख्यतः नारीवादियों और समलैंगिक को आप यूँ समझ सकते हो, जो सेम सेक्स के होते हैं, जो मतलब लव करते हैं, जैसे लड़का लड़की है, ये तो है नॉर्मली जिसे एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी, लेकिन जैसे लड़का लड़के को प्यार कर रहा है, लड़की लड़की को प्यार कर रही है, ये सारी चीज़ें है ना, जिनको हिंसक का सामना करना पड़ता है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे अध्ययन मुख्यतः नारीवादियों और समलैंगिक विद्वानों से मिलते हैं। ये अध्ययन इन तरीकों को सामने लाते हैं कि परिवार का संचालन किस तरह होता है तथा परिवार के भीतर भौतिक यानी फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों तरह के संसाधनों तक संसाधनों क्या लिखा है यहाँ पे, भौतिक और गैर भौतिक यानी फिजिकल और नॉन फिजिकल, ठीक है, जिसमें आप फिजिकली और मेंटली ये भी कह सकते हो, दोनों तरह के संसाधनों तक पहुंच किस तरह भेदभावपूर्ण होती है, किस तरीके से डिफरेंट कर दिया जाता है। परिवार की यूनिटी यानी कि अखंडता, एकता, स्थिति, शक्ति को सम्मान को बरकरार रखने के लिए हिंसा और भेदभाव को औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक यूनिटी, सम्मान, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कभी कभी हिंसक एक्टिविटी भी परिवार कर सकता है। आइए अब प्रकारवाद के बारे में पढ़ें, जो सामाजिक संस्था के एक रूप की शक्ल में परिवार का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकारवाद, देखो भाई, इसको जो हम कहते हैं, इसका जो मतलब होता है, जिसको हम इंग्लिश में फंक्शनलिज्म, और मेरे को उम्मीद है कि आप इस वाली लाइन से जो हमने अभी जो पढ़ा है उससे समझ गए होंगे कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि जब तक आप प्यार से मानोगे, हर चीज़ उनका पालन पोषण हो रहा है, यू आर द बेस्ट। जब आपने किसी चीज़ पे क्वेश्चन चिन्ह लगा दिया, आप बहुत ख़तरनाक लोग हो, यानी कि आप रॉन्ग हो, जो भी कह सकते हो वो अपने आप से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। चलिए, हम इस वर्ड का जो मतलब है वो क्या है, प्रकारवाद का मतलब क्या होता है। देखो, वह समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं, ठीक है। प्रकारवाद जो है, जो समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अंततः समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है जिसके व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखने में विभिन्न समूहों तथा संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। ओके, मैं दोबारा से इसकी बता देता हूँ डेफिनेशन या मतलब समझ जाओ। प्रकारवाद का, समाज की क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती हैं और इसीलिए वह समाज को एक व्यवस्था यानी कि सिस्टम के रूप में देखते हैं। अंततः समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है जिसके व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखने में विभिन्न समूहों तथा संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, समझ आई होगी इसका मतलब क्या है। यानी सोसाइटी को एक सिस्टम के तरीके से देखना, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, किसी ने वो ज़्यादा हरकत दिखाई तो भाई आपको हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा। पर क्या है बात कि परिवार प्रत्येक समाज की आधारभूत संस्था का निर्माण करता है और इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है। अपने विभिन्न प्रकार के द्वारा परिवार समाज के कार्यात्मक प्रयोजन को पूरा करता है और समाज समव्यवस्था को बरकरार रखने में सहायता करता है। ठीक है, वही सारी बातें हैं जो बोली गई हैं, समझ आ गई होगी आपको। यह सिद्धांत इस समझ पर आधारित है कि मातृत्व यानी कि मदरहुड की जैविक अनिवार्यता महिलाओं को घर के अंदरूनी कार्यों की जिम्मेदारी की ओर प्रवृत्त करती है, यानी कि प्रभावित करती है। ठीक है, कि आपको घर का काम ही करना है। ठीक है, जबकि पुरुषों की उपेक्षा अधिक शारीरिक शक्ति प्राकृतिक रूप से उन्हें प्रदाता की प्रोवाइडर की भूमिका में प्रवृत्त करती है। प्रदाता का मतलब होता है प्रोवाइडर। कहने का मतलब ये है कि अगर लड़की है तो वो घर के काम करे और जो लड़का है तो वो घर के काम करे, शारीरिक काम करे और घर को आगे कुछ पैसा दे, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम, है ना। और पर्वत का मतलब जो यहाँ पर है वो है प्रभावित करना। ठीक है, और मातृत्व का मतलब होता है मदरहुड। ओके, चलिए समझ आ गई होगी लाइन आपको। परिवार में सबसे मूलभूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, जो गर्भावस्था और संतानपान के दैहिक तथ्यों पर आधारित होता है। इसलिए माँ को बच्चे के लालन पालन और पोषण के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी माना जाता है, जबकि पिता एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। यानी कि सारी जिम्मेदारी जो है माँ की है, पिता इनडायरेक्ट है। ओके, डायरेक्टली जो भी है, जो भी होगा प्रकृति बच्चे की प्रकृति पे, वो माँ का है जो भी है। इसमें पिता जो है इनडायरेक्ट भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली भी सोचें, अगर भाई मानते हैं बच्चा जो है गर्भ धारण माँ करती है, माँ ही उसका पालन पोषण करती है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, जब एक पिता को पता लगता है एक लड़का वो पिता बनने वाला है व्यक्ति, तो उसके दिमाग में भी उसके बच्चे की संरचना चलती रहती है। वो भी अपने बच्चे के लिए चिंतित रहता है। जैसे एक माँ गर्भ धारण करती है ना, कि 9 महीने अपने बच्चे के लिए पूरा ध्यान रखती है, उसी तरीके से आदमी भी अपने मन में दिमाग में अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता है। जितना लगाव एक माँ अपने बच्चे से करती है उतना ही लगाव एक पिता भी करता है। तो भाई हम तो भाई दोनों का इम्पोर्टेंस मानते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तो कह रहा है कि बच्चे पे जो भी होगा वो सारा का सारा उत्तरदायी जिसे माना जाएगा वो माँ है, और पिता जो है इनडायरेक्ट भूमिका निभाते हैं। पर प्रकारवादी प्रस्तावित करते हैं कि पत्नी को पति के कार्यों में प्रत्यक्ष तौर पर सहायता करनी चाहिए। ये कहते हैं कि भाई पति जो भी काम कर रहा है उस पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर सहायता करनी चाहिए। पेशेवर क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की गई तमाम चुनौतियों और मांगों को देखते हुए पत्नी यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पति के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट करे और उसकी सहायता करे। यानी कि जैसी जैसी प्रॉब्लम फेस हो रही है वगैरह वगैरह, उसके साथ क्या है वाइफ को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये बोला जा रहा है। यहीं पर एक सिद्धांत है भाई, टालकोट पारस प्रकारवादी सिद्धांत। इसमें एक सिद्धांत है ये जिसका नाम है, इसमें प्रमुख समर्थक हैं प्रकारवादी जो हैं टालकोट पारस के मुख्य समर्थक हैं। पारस के अनुसार परिवार समाजीकरण का सबसे मूलभूत अभिकर्ता है। ठीक है, पारस एक सोशियोलॉजी के भाई राइटर होंगे, उसके बारे में। ओके, इन्होंने एक बात कही है, सिद्धांत रखा है। पारस के अनुसार परिवार समाजीकरण का सबसे मूलभूत अभिकर्ता है। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट। ठीक है, ओके। और समाज का प्रत्येक सदस्य परिवार में अपनी स्थिति के आधार पर अपनी भूमिका ओहदा निश्चित कर पाता है। जैसी परिवार की स्थिति होती है वैसा ही वो समाज में अपना एक पद प्राप्त कर पाता है। यानी कि ज़्यादा आर्थिक स्थिति पे या जैसा भी आप समाज को देख सकते हो, जैसा उसकी प्रकृति होगी वो उस हिसाब से उसका पद क्या है ग्रहण करता है। यानी कि इंसान की परिवार की जैसी उसकी स्थिति होगी वैसा ही समाज में उसका क्या होगा, पद होगा, ये इसमें बोला गया है। पारस एंड बेल्स 1955। पारस ये भी उल्लेख करते हैं कि औद्योगिकृत दुनिया के लिए परिवार का सबसे अच्छा स्वरूप नाभिकीय परिवार है। इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक जो भी है ये, इसमें जो सबसे अच्छा जो इलाका है, सबसे औद्योगिकृत दुनिया के लिए यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए
परिवार का सबसे अच्छा स्वरूप जो है नाभिकीय परिवार है। नाभिकीय परिवार का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब लेके वो घूम रहे हैं। नाभिकीय परिवार का मतलब होता है जिसमें माता, पिता, बेटे और दादा दादी, ठीक है, और परिवार के अन्य सदस्य, है ना। वो देखो ध्यान से समझो, नाभिकीय परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली नहीं है। इसका मतलब नाभिकीय परिवार वह परिवार होते हैं जिनमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं, उनको हम नाभिकीय परिवार कहते हैं। और भारत के अंदर संयुक्त परिवार की प्रधानता है, ठीक है, जहाँ भारत के अंदर बच्चे, माता पिता और दादा दादी, अगर चाचा चाची ये सब भी हैं तो वो भी साथ ही रहते हैं। तो हमारे भारत के अंदर संयुक्त परिवार की बात करी गई है और अच्छा भी है, संयुक्त परिवार होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो नाभिकीय परिवार समझ आया जिसमें माँ बाप और बच्चे रहते हैं, बस दादा दादी नहीं रहते। लेकिन संयुक्त परिवार में दादा दादी, बेटे और बच्चे, है ना, सब जितना भी आप देख सकते हो जितने परिवार हैं सब रहते हैं साथ। नाभिकीय परिवार में पत्नियां ही मुख्य तौर पर बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। उनसे निर्धारित ओहदा पाने के लिए प्रयास करने की अपेक्षा नहीं रखी जाती, मतलब कि वो नहीं कर सकते, भाई बता दें तुम्हारी जिम्मेदारी है बस। बच्चे भी तब तक इतने बड़े नहीं होते कि प्रतियोगिता कर सकें, इसलिए पति की आधिकारिकता और निर्धारित ओहदे को कोई खतरा नहीं होता, जिससे परिवार और समाज का स्थायित्व क्या रहता है, बरकरार रहता है। कहने का मतलब है सभी का जो ओहदा है, जो पद है, पहले फिक्स कर दिया गया है और कोई किसी के लिए फाइट नहीं करेगा, ऐसे शांति बनी रहती है, ऐसा इन्होंने कहा है। नारीवादी अध्ययन, देखो अब नारीवादी देखो क्या कहेंगे। नारीवादी अध्ययन प्रक्रियावाद की आलोचना करते हुए उन तमाम तौर तरीकों को सामने लाते हैं जिनमें परिवार के अंदर शक्ति अपनी भूमिका निभाती है, जिससे पद सोपानिकता, इसका मतलब होता है सीरीज़, एक के ऊपर एक स्थान, कौन बड़ा है उसके ऊपर कौन है, या सबसे बड़ा कौन है उसके नीचे कौन है, ये सीरीज़। जैसे घर में होता है छोटे से बड़ा जो भाई बहन जो वो है, उससे बड़े माँ बाप हैं, उससे बड़ा दादा दादी हैं, ये सारी चीज़ें। पदों सापनिकता यानी सीरीज़ बोला जाता है, इसका मतलब भेदभाव और विभिन्न सदस्यों के खिलाफ हिंसा जैसी बातें निकल कर सामने आती है, ठीक है ना। इसमें नारीवाद कहती है कि उन तमाम तौर तरीक़ों को सामने लाते हैं जिनसे परिवार के अंदर शक्ति अपनी भूमिका निभाती है, यानी जो सबसे ऊपर होगा वो किस तरीके से तानाशाही या भेदभाव या हिंसा कर सकते हैं, ये सारी बातें वो सामने रखते हैं। वे परिवार को मात्र प्रेम, शांति और सहयोग के स्थल के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि संघर्ष, हिंसा, सादेबाजी के स्थल के रूप में भी दिखाते हैं। कि परिवार सिर्फ ये जो दिखा रहे हैं ना, प्रेम, शांति, सहयोग, ये सब तो है ही, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसमें संघर्ष, हिंसा, सादेबाजी स्थल, ये सब भी होता है। समझ आया? ओके, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है परिवार की प्रकृति और उसके प्रकार, ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसमें सिंपल सा मैसेज यही है कि जैसा सिस्टम समाज का बना दिया गया है वैसे चलोगे तो सब कुछ बेस्ट मिलेगा, हर तरीके से आपको हर सुविधा दी जाएगी। जहाँ आपने समाज का नियम तोड़ा वहीं पर आपकी फिल्म बच जाएगी। तो भाई ये सारी बातें इसके अंदर बोली गई हैं, ठीक है। अब हम इंडिया में रहते हैं, हमें इन सोसाइटी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखो उसमें दोनों प्रोस्पेक्टर बोले गए हैं, ऐसा नहीं है एक को बोला गया। नारीवाद भी यही बताती है कि नारीवाद जो है, आप फैमिली को आप देखते हैं कि फैमिली प्यार, सहयोग, हर चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है जहाँ पे संघर्ष, हिंसा और सादेबाजी ये सब भी फेस करनी पड़ती है। ओके, और आगे चल के घरेलू हिंसा, ये सारे टॉपिक भी आने वाले हैं। चलिए, और कमेंट करना कि आपको रीडिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर जस्ट वन टाइम में आपको एक बार टॉपिक समझा दिया जाए, जिससे ना वीडियो जो है कम मिनट की बनेगी, 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी बस। चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ख़ुद के एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं।